वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैं डिस्क्रिपेंसीज दिखा रहा था उन तस्वीर की, और आपको एक बता रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स एंड फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स, जिनको रेक्टिफाई किसी न किसी तरह करना होगा। मैं आपको एक बात बताऊं कि आप में से शायद किसी को ये ना पता हो कि उसामा बिन लादेन के सबसे बड़े भाई जो थे वो 80 की दहाई में प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश की जो ऑयल कंपनी थी उसमें पार्टनर थे, और उन्होंने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, और ये उन्होंने 2 से 3 बारी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की। 1983 में बिन लादेन के भाई एक मिस्टीरियस हादसे में, यानी फ़िज़ाई हादसे में हलाक हो गए। और कहा यह जाता है क्योंकि वो अल्ट्रा लाइट था जहाज़ और वो खुद उड़ा रहे थे, और वो बैड वेदर की वजह से पता नहीं वो क्रैश हो गया, वो मिला नहीं, क्या हुआ, वट एवर, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन ये फैक्ट है कि जॉर्ज बुश के बिन लादेन फैमिली से ना सिर्फ मरासिम थे बल्कि कारोबारी मरासिम थे। बट इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, रब नवाज एक कॉलर है जी। नवाज साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम मुबशर सलाम। साहब, बहुत शुक्रिया। जिस चीज़ को आपने छेड़ा है, मेरे 3 जवाब हैं, ज़रा प्लीज़ आपने सुन लेने हैं जी मेरी कॉल छोड़ने से पहले। जी नंबर 1 तो ये है कि बिन लादेन मारे गए एबटाबाद में, जी या नहीं मारे गए। हम लोग पाकिस्तानी कौम इसके लिए बिल्कुल भी हम मानने को भी तैयार नहीं है, और हमें ये इल्म भी नहीं है कि ये जो कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि एक झूठे ने एक और झूठ बोला और पहले खास बहुत। तौर पे जिसको जाली पुलिस मुकाबलों का पता हो, हमारे तो हमने कितने देखे हुए हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल। जी एक चीज ये, दूसरी ये चीज है कि आज वो एलिमेंट जो पाकिस्तान में, जिसको हम अपना तहफ़्फ़ुज़ समझते हैं, मैं पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं हमारे चीफ साहब एक ठोस किस्म का बयान देते हैं? क्यों नहीं कहते आज हमारा खून नचोड़ के हमारी सरहदों की हिफाजत हो रही है, हमारे मुंह से निवाला छीन के सारा कुछ एक डिफेंस पे लगाया जा रहा है। वो किस काम का डिफेंस, जिसमें एक 3 कोबरा हेलीकॉप्टर जिनकी स्पीड 150 किलोमीटर होती है, हाँ, सरहद से आए, 40 मिनट तक हमारे मुल्क के अंदर अपनी मर्जी से काम करते रहे और फिर वो वापस भी गए। तो यानी 3 घंटे तक वो हमारे मुल्क में फिरते रहे और वो अपनी दहशत गर्दी करते रहे। बिन लादेन मुजरिम था, वो उसको जिंदा पकड़ना चाहते थे, मारना चाहते थे, हमें बताते अगर उनको पता था तो। और सबसे जरूरी ये है कि हमारी एजेंसीज कहाँ थी जी, और हमारी फौज कहाँ थी कि सारा कुछ चला गया। जब वो समेट के चले गए तो हमारी बख्तर अच्छा, बंद कर पहली दी। बात मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मैं नहीं मानता। मैं इसमें, अगर आप इजाजत दें, खत्म हो गए सवाल आपके? मेरे एक और है जी, जी आप करें बात। जी एक वो ये है कि आखिर मुस्लिम दुनिया जिसमें मुसलमान और जिसमें पाकिस्तान एक जो एटॉमिक है हमारे पास पावर, उसको वो छीनने के लिए क्या कुछ करेंगे। और हमारी हुकूमत, मैं सबसे बड़ी बात करता हूँ जनाब, मैं एक छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा सा सोशल वर्कर हूँ, लेकिन हमें जो जरदारी साहब का एक बयान भी इस सिलसिले में आया है तो आप मुझे बता दें जी। थैंक यू वेरी मच रब नवाज साहब। आपके 3 सवालात थे, और सबसे पहले मैं आपको एक जवाब दूं कि मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, ना मैं जरदारी साहब का हूं, ना मैं जनरल कियानी का स्पोक्स पर्सन हूं, और ना ही मैं अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का मैं स्पोक्स पर्सन हूं। लेकिन मैं एक बात आपको बता सकता हूं कि आप याद करें, तकरीबन 1.5-2 साल पहले जब कैरी लूगर बिल के ऊपर बड़ा एक गर्मा गर्म डिबेट चली थी, और ISPR ने एक स्टेटमेंट इशू कर दी थी उसके ऊपर कि कैरी लूगर बिल इन शराइत के साथ हमें मंजूर नहीं होगा, तो उस वक्त आपने, मैंने, सिविल सोसाइटी ने, तमाम पॉलिटिशियंस ने कितना रगड़ा मारा था फौज को कि फौज कौन होती है कि अपने ओन से बयान दे दे, और उनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू आना चाहिए या उनको सदर पाकिस्तान के थ्रू आना चाहिए, क्योंकि वो कमांडर इन चीफ ऑफ द फोर्सेस हैं। तो पहले एक दफ़ा ये डिसाइड कर लें कि उनके प्रोटोकॉल्स क्या हैं और उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या हैं। क्या खुद से उन्होंने बयानात इशू करने हैं, या स्टेट लेवल के और इस लेवल के जो पॉलिसी बयान हैं वो वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करेगी? एक दूसरी बात यह है कि मुस्लिम ममालिक में से क्या अभी किसी ने इसको कंडेम किया? क्या किसी ने इसको बुरा कहा है? क्या किसी ने इसको अच्छा कहा है? क्या किसी ने इसमें कोई पल्लू पकड़ाया? क्या किसी ने बकौल अमेरिका के कि जब उन्होंने सऊदी अरेबिया को पूछा कि इसकी डेड बॉडी तुम्हारे पास ले आए दफन करने के लिए, तो उन्होंने इनकार कर दिया, इसलिए हमने समुद्र बुर्द की? क्या किसी मुस्लिम कंट्री ने आपके साथ इस वक्त खड़े हैं? क्या हम आलमी बरादरी में टोटली
अकेले नहीं हैं इस वक्त। और क्या हमें तो ये अब पता करना है कि ये हो गया, इससे पहले भी वाकयात होते रहे, सब कुछ है। अब इसे सीख लें कुछ, इससे हम कुछ ये असेस करें कि हमने कहाँ कहाँ गलती की, हमारी गवर्नमेंट ने कहाँ गलतियां की, हमारे सियासतदानों ने कहाँ गलतियां की, जो अभी तक उनके होंठ सिले हुए हैं इस सारी बात के ऊपर। सिर्फ टेलीविजन पे लोग बोल रहे हैं, एंकर्स वगैरह या एनालिस्ट वगैरह आके बोल रहे हैं, या अखबारात में कॉलमिस्ट लिख रहे हैं, लेकिन आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप तो बिल्कुल इस पे उनको सांप सूंघा हुआ है। जब तक आप सारे कलेक्टिव आके इस मुल्क की ओनरशिप नहीं लेते और इसके मसाइल का हल नहीं सोचते, फिर हम सोच सकते हैं कि जी हमने ये गलती की, ये गलती की, ये गलती की, इसको एडमिट करते हैं और अब इस पे ऐसा लाया अमल बनाते हैं कि आइंदा ऐसे ना हो। एक और कॉलर है ऑनलाइन। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खालिद बेग बात कर रहा हूँ जी, मुल्तान से। जी बेग साहब, क्या हाल है आपका? जी आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं अल्लाह का शुक्र। जनाब इस पे चंद चीजें बड़ी अहम हैं जिस पे बहस की जानी चाहिए। पहली बात तो ये है कि उसामा का अमेरिका से झगड़ा क्या था। जी अच्छा, जिस वक्त ये पता चल जाए कि उसामा का झगड़ा इस नौयत का था तो फिर क्या वजह थी कि वो एक मज़ामत की अलामत बन गया अगेंस्ट यूएसए और उसको लोग चाहने लगे, तो वो उन मसाइल पे भी बहस होनी चाहिए। इसके बाद ये भी गौर किया जाना चाहिए कि कहीं पाकिस्तान के साथ धोखा तो नहीं हो गया। ऐसा तो नहीं था कि उसामा के सिर्फ बीवी बच्चे अमेरिका की अपनी मर्जी से, कंसर्न से हमारी हुकूमत के भी इल्म में होगा और वो उस प्रीमिसेस में पहले से रह रहे हों। और फिर आप मद्देनजर रखिए रेमंड डेविस वाला वाकया और आईएसआई और सीआईए का जो कशीदगी चली आ रही थी, इसमें फिर आप ये देखिए कि ओबामा जो है किस तरह की मुश्किलात उसे दरपेश थी कांग्रेस में विद इन अमेरिका। उसका सियासी साख बिल्कुल खत्म हो गई थी और ऐसा लगता था कि जैसे 12 के इलेक्शन से पहले ही उसका हशर हो जाएगा, तख्ता हो जाएगा। इन सब चीजों को जिस वक्त आप बहस करेंगे तो एक फिल्म और एक मंजर खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। राइट, थैंक यू वेरी मच खालिद बेग साहब। बात यह है कि उसामा का झगड़ा क्या था, मैं आपको इसका बिल्कुल बता देता हूं कि जब उसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया में थे तो उनको इन्होंने किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम मुकम्मल की और वहाँ पे इनके मतलब कहा जाता है कि मजहबी स्कॉलर्स मोहम्मद कुतब और अब्दुल्ला आज़ाम इनके वो बड़ा ज़ेर असर थे और इनसे वो बड़ा मुतासर थे और ये दोनों हार्ड लाइनर्स थे, हॉक्स थे, ये डव्स नहीं थे। और वहाँ से उसामा ने खुद वॉलंटियर किया, हालांकि मल्टी मिलियन डॉलर एम्पायर थी इन सारे बहन भाइयों की। बिन लादेन कंस्ट्रक्शन इस वक्त भी दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में उसका शुमार होता है और सऊदी अरेबिया के जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो बिन लादेन कंस्ट्रक्शन जो है वो उन्होंने किए हैं, जिसमें किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट लेके मसाजिद उनकी सारी की सारी लेके और हाईवेज वगैरह भी हैं। लेकिन वहाँ पे उसामा क्योंकि जो थे वो ज़रा काफ़ी करीब थे शाही ख़ानदान के और अपनी इनके वालिद जो थे यमनी थे, इनकी वालदा जो थी सीरियन थी। इनको वैसे वो आउटसाइडर समझते थे क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, वहाँ पे भी ज़ात पात का मसला होता है कि डबल पेरेंट्स जो हैं वो नॉन सऊदीज़ हैं। खैर एनीवे, जब उसामा बिन लादेन को कहा गया कि वो अफगानिस्तान की जंग में हिस्सा लें, क्योंकि पहले प्लान ये था कि किसी एक सऊदी शहजादे को वहाँ भेजा जाए जिससे जो मुजाहिदीन हैं उनमें जोश और वलवला पैदा हो, कोई उनमें से तैयार नहीं था। नेक्स्ट बेस्ट थिंग वाज बिन लादेन। अब बिन लादेन को जब वहाँ पे लाया गया तो उनको इसी तरह प्रमोट किया गया कि वो एक फ्रीडम फाइटर हैं, एक मुजाहिद हैं, एक गुरिल्ला कमांडर हैं। उस वक्त पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरेबिया और हर एक जो है उनकी गुन गा रहा था। लेकिन उसके बाद बिन लादेन के जो इख्तलाफात सऊदी अरेबिया से आप कह रहे हैं वो बेसिकली ये थे कि उनकी सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ बिन लादेन बड़े वोकल थे कि वो बहुत ज़्यादा अमेरिकन इन्फ्लुएंस में हैं और अमेरिकन जो हैं वो सऊदीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। और बिन लादेन की यही बातें जो थीं उनको सऊदी अरेबिया से दूर ज़्यादा करने पे वो काफ़ी इवेंचुअली कारगर साबित हुई। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आप प्लीज़ कॉल करिएगा, आपकी भी राय लेते हैं। आफ्टर ब्रेक, टेक ब्रेक।